तो बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। और इस लेक्चर में हम मोल के 3 टाइप पढ़ने वाले हैं। हम मोल पढ़ेंगे इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ मास एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। लेकिन इससे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली मोल होता क्या है। पहले मोल के बारे में पढ़ेंगे। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, मोल है क्या? मोल इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। इसका मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में चीजों को मेजर करने के लिए मोल का इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोला जाए, सिंपल लैंग्वेज में हम ये बोल सकते हैं कि मोल एक यूनिट है बेटा केमिस्ट्री का। मोल एक यूनिट है केमिस्ट्री का। अब देखो क्या है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल है। बहुत सारे यूनिट्स इन द सेंस, आप अगर मार्केट में शुगर लेने जाओ तो शुगर किस में मेजर करते हो आप बेटा? केजी में, बराबर। अगर आप मार्केट में कपड़ा लेने जाओ तो कपड़ा किस में मिलता है? मीटर में, ठीक है। अगर मार्केट में आप ऑयल लेने जाओ तो ऑयल किस में मिलता है बेटा? लीटर में। अच्छा, आप मार्केट में ऑरेंजेस लेने जाओ जरा, ऑरेंजेस, तो ऑरेंजेस आपको किस में मिलते हैं? डजन में। तो देखो क्या है, हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स अवेलेबल है। इनके अलावा भी बहुत सारे यूनिट्स हमें पता है। तो केमिस्ट्री में इस नए यूनिट की, मोल की जरूरत क्या पड़ी? मतलब एक नया यूनिट इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, पहले तो ये समझना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे यूनिट्स हैं, तो ये एक नया यूनिट क्यों लाया केमिस्ट्री में, जरा इसको समझते हैं। देखो ध्यान देना अभी मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसे कि हमें पता है, अगर मैं बोलूं कि मैंने गया मार्केट में और मैंने मार्केट में जाके 1 डजन ऑरेंजेस लाए। क्या लाए? 1 डजन ऑरेंजेस। 1 डजन ऑरेंजेस लाए, तो आपको पता है 1 डजन में कितनी क्वांटिटी आती है? 12। तो मुझे ऑरेंजेस कितने मिलेंगे बेटा? 12 ऑरेंजेस मिलेंगे, क्योंकि 1 डजन में क्वांटिटी कितनी होती है? 12। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, ये डेली लाइफ का एग्जांपल है बेटा। लेकिन केमिस्ट्री ऐसी नहीं चलती। केमिस्ट्री में हम किस चीजों के बारे में पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। और मैटर हो, एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, ये सारी चीजें किससे बनी हुई रहती है बेटा? एटम से बनी हुई रहती है। किससे? एटम से। अब ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैं मार्केट में गया और मैंने 12 ग्राम कार्बन लाया, या फिर यूं बोलो कार्बन का पाउडर लाया। कितना? 12 ग्राम। 12 ग्राम मैंने कार्बन का पाउडर लाया। अब है तो ये मैटर ही, अब ये किससे बना हुआ रहेगा? एटम से। अब मुझे अगर पता करना है कि इस 12 ग्राम कार्बन के पाउडर में कितने एटम होंगे, अब मुझे क्या पता करना है? 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम होंगे, ये पता करना है बेटा। ये पता करना बड़ा मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि एटम की साइज होती है बहुत छोटी, नेकेड आई से वो दिखता नहीं है बेटा। ऑरेंजेस के केस में अलग है। 1 डजन ऑरेंजेस लाए तो आप 12 ऑरेंजेस गिन सकते हो, क्योंकि वो नेकेड आई से दिखते हैं। एटम नेकेड आई से दिखते हैं क्या? नहीं दिखते हैं। तो 12 ग्राम कार्बन के पाउडर में कितने एटम होंगे, ये कैसे पता करेंगे? पहले यही समझना है, ठीक है। तो चलो समझते हैं। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं ना, इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। पता क्या करना है हमें, ध्यान देना जरा। हमें पता करना है कि 12 ग्राम, अगर 12 ग्राम ऑफ कार्बन पाउडर, कार्बन का पाउडर अगर मेरे पास 12 ग्राम है तो उसमें कितने एटम होंगे, ये मुझे पता करना है। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। अब इसको कैसे पता किया जाएगा, एक एग्जांपल से समझाता हूं। इसके लिए ना मैं एक बैंक का एग्जांपल लेता हूं, जरा ध्यान देना। बैंक का एग्जांपल ले लेते हैं, आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। बैंक, लेट अस सपोज बैंक में कोई कस्टमर आया और उस कस्टमर ने एक बॉक्स में क्या लेके आया? वो बहुत सारे कॉइन्स लेके आया। एक बॉक्स में बहुत सारे क्या लेके आया? कॉइन्स। 1 रुपए के कॉइन्स, 1 रुपए के कॉइन्स लेके आया वो, ठीक है। कस्टमर आया बैंक में, एक बॉक्स लेके, उसमें क्या है? 1 रुपए के कॉइन्स, और वो उसको बैंक में जमा करने हैं। अब बैंक वालों को तो सबसे पहले गिनना पड़ेगा ना कि इसमें टोटल अमाउंट कितनी है, गिनना पड़ेगा उनको, ठीक है। तो कैसे गिना जाएगा? देखो एक तो तरीका है कि सिंपली एक एक कॉइन गिन ले, ठीक है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। देखो दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आपको पता करना है कि इस बॉक्स के अंदर टोटल कॉइन्स कितने हैं, तो इसका एक और बढ़िया तरीका है। बढ़िया तरीका क्या है? सुनो, हम क्या कर लेंगे ना, सबसे पहले सारे के सारे कॉइन्स का वजन कर लेंगे। मतलब हम सबसे पहले निकाल लेंगे टोटल मास ऑफ ऑल कॉइन्स। सारे कॉइन्स का हम सबसे पहले मास निकाल लेंगे। लेट अस सपोज सारे कॉइन्स को हमने गिन लिया, उसका मास गिन लिया, और उसका मास निकल के आया कितना? एग्जाम्पल के तौर पे मान लो 7000 ग्राम। सारे के सारे कॉइन्स का मास हमने किया तो वो आया 7000 ग्राम। अब हम क्या कर लेंगे? अब हम एक कॉइन का मास निकालेंगे, एक कॉइन का मास। अब हम निकालेंगे मास ऑफ 1 कॉइन, मास ऑफ 1 कॉइन। एक कॉइन का भी हम मास निकाल लेंगे। तो बेटा मान लो एक कॉइन का मास निकल के आया कितना? 10 ग्राम। अब हमारे क्या पास क्या है बेटा?
बॉक्स में जितने भी कॉइन थे सबका मास हमारे पास है और एक कॉइन का भी मास हमारे पास है। तो बेटा अब हम इन दोनों की हेल्प से निकाल सकते हैं कि इस बॉक्स के अंदर कितने कॉइन है। कैसे? देखो, अगर आपको अभी निकालना है कि नंबर ऑफ कॉइन्स इन अ बॉक्स में कितने कॉइन्स है, ये अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालोगे? आप क्या करोगे? टोटल मास ऑफ कॉइन को क्या करोगे? एक कॉइन के मास से डिवाइड कर लोगे। एक कॉइन के मास से डिवाइड कर लोगे मतलब ऐसा 7000 ग्राम ये टोटल मास था, डिवाइड बाय क्या करना है आपको? एक कॉइन का मास कितना है? 10 ग्राम। ग्राम से ग्राम कटेगा, 0 से 0 कटेगा, मतलब उसके अंदर कितने कॉइन्स होंगे बेटा? 700 कॉइन्स होंगे। देखो ये तरीका समझ में आया क्या? ठीक है। अगर कितने कॉइन्स है ये पता करना था तो कैसे किया? टोटल मास को एक के मास से डिवाइड किया। बस यही तरीका हम अपनाएंगे और निकालेंगे क्या कि 12 ग्राम कार्बन के पाउडर में कितने एटम होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या लगता है इसके लिए? सबसे पहले हमें इसके लिए लगता है कि टोटल मास कितना है। देखो टोटल मास तो हमें पता ही है ना, हमने एग्जाम्पल में क्या लिया है? टोटल मास ऑफ कार्बन का टोटल मास हमने कितना लिया है? 12 ग्राम। अब हमें इसमें पता करना है कि कितने एटम्स होंगे, तो हमें एक कार्बन के एटम का मास लगेगा। जैसे टोटल मास के बाद हमने क्या निकाला था बेटा? एक कॉइन का मास निकाला था। किसका? एक कॉइन का मास। अभी यहाँ पे हमें एक कार्बन के एटम का मास लगेगा। तो देखो एक कार्बन के एटम का मास कितना होता है? मास ऑफ वन कार्बन एटम। एक कार्बन का एटम का मास होता है रफली 2 × 10⁻⁻23 ग्राम। ये एक कार्बन के एटम का मास है। अब हमें पता करना है कि इसमें कितने एटम है। तो कैसे पता करेंगे? देखो नंबर ऑफ कार्बन एटम हमें पता करना है। नंबर ऑफ कार्बन एटम इन 12 ग्राम, 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम है ये हमें पता करना है। तो कैसे करेंगे? टोटल मास को हम डिवाइड कर लेंगे। कैसे? किससे? मास ऑफ वन कार्बन एटम। टोटल मास को अगर मास ऑफ वन कार्बन एटम से डिवाइड कर लेंगे तो कितने एटम है ये निकल आएगा। कर दो। टोटल मास कितना है हमारे पास? 12। और मास ऑफ वन कार्बन एटम कितना है? ये देखो लिखा है मैंने 2 × 10⁻⁻23। अगर काटोगे इसको तो 2 1 जा 2 6 जा, और ये -23 ऊपर जाके क्या हो जाएगा? +23। तो कितना आंसर आया? 6 × 10⁻23 एटम्स। मतलब 12 ग्राम कार्बन में इतने एटम होंगे। समझा कैसे निकाला? ठीक है। एक और एग्जांपल देखो एक और। लेट अस सपोज अब मैंने ले लिया कि मेरे पास है 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। 24 ग्राम है मैग्नीशियम का, इतना मास हमने लिया है और आपको पता करना है कि इसके अंदर कितने एटम हैं। तो वैसे ही पता करेंगे जैसे कॉइन के केस में किया था। सबसे पहले तो टोटल मास लगेगा। तो देखो टोटल मास, सबसे पहले टोटल मास लगेगा। टोटल मास ऑफ मैग्नीशियम, ये तो हमारे पास है ही। कितना टोटल मास लिया हमने? 24 ग्राम। अब क्या लगेगा हमें? मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम, एक का मास लगेगा। तो देखो मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम कितना होता है? मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम, एक मैग्नीशियम एटम का मास होता है बेटा कितना? 4 × 10⁻⁻23 ग्राम, रफली इतना होता है। ठीक है। अब आपको क्या पता करना है? 24 ग्राम में कितने मैग्नीशियम के एटम है। तो कैसे पता करोगे? टोटल डिवाइड बाय 1, टोटल मास डिवाइड बाय एक का मास। ठीक है। तो अब हमें पता क्या करना है? अब हमें पता करना है नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन किसमें? इन 24 ग्राम। 24 ग्राम में कितने मैग्नीशियम के एटम है ये पता करना है। तो कैसे पता करना? ऊपर रहेगा टोटल मास और नीचे क्या रहेगा? नीचे रहेगा मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम। मास ऑफ वन मैग्नीशियम, चलो इसको हटा देता हूं, एक सेकंड। चलो इसको हटा देता हूं। मास ऑफ वन मैग्नीशियम एटम, टोटल मास को एक के मास से डिवाइड कर लो। टोटल मास कितना है हमारे पास? 24। एक का मास कितना है बेटा? 4 × 10⁻⁻23। जरा काटो तो इसको, 4 1 जा 4 6 जा, ये -23 अगेन ऊपर जाएगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये आएगा कितना? 6 × 10⁻23 एटम्स। मतलब क्या निकल के आया कि 24 ग्राम अगर आपने मैग्नीशियम लिया तो उसमें एटम कितने होंगे? अगेन उतने ही, 6 × 10⁻23। एक और एग्जांपल देखो, मैं इसको छोटा कर दूं। हाँ, एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। लेट अस सपोज अभी मैंने ले लिया क्या कि 37.5 ग्राम ऑफ HCl ले लिया। 37.5 ग्राम ऑफ HCl। अब हमें यह पता करना है कि 37.5 ग्राम HCl में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। देखो बेटा HCl मॉलिक्यूल है। HCl क्या होता है?
मॉलिक्यूल, कितने मॉलिक्यूल है ये पता करना है। तो पहले तो टोटल मास लगेगा, इसी तरीके से तो पता करना पड़ेगा। पहले टोटल मास, तो टोटल मास तो हमारे पास है, टोटल मास कितना है हमारे पास, वो है 37.5 ग्राम। अब लगेगा हमें मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, तो मास ऑफ, ध्यान देना, मास ऑफ वन HCl मॉलिक्यूल, वन HCl मॉलिक्यूल, एक HCl के मॉलिक्यूल का मास होता है बेटा लगभग 6.25 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम, इतना होता है एक HCl के मॉलिक्यूल का मास। अब निकालना है कितने मॉलिक्यूल है, अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन क्या 37.5 ग्राम, इतने ग्राम में कितने मॉलिक्यूल है, तो क्या करो, टोटल डिवाइड बाय एक मॉलिक्यूल का मास। टोटल कितना है 37.5, एक मॉलिक्यूल का मास कितना है 6.25 इंटू 10⁻⁻23। आप इसको भी जब सॉल्व करोगे ना तो आपको यही सेम नंबर मिलेगा, कितना, ये देखो यही मिलने वाला है, 6 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। समझे, एक एटम का एक या फिर एक मॉलिक्यूल का मास लेके और टोटल मास लेके हमने क्या निकाल लिया कि उस मास के अंदर कितने एटम हैं। अब देखो ये जो तीन नतीजे हमारे पास आए, ये जो तीन रिजल्ट जो हमारे पास आए हैं, इसका मैं मीनिंग समझाने वाला हूं। देखो अब तक मोल नहीं आया, मोल क्या होता है अभी समझेगा आपको, ठीक है, ध्यान देना। अभी यहाँ पे ये जो तीन रिजल्ट आए पहले उसको समझते हैं। यहाँ पे क्या आया बेटा, यहाँ पे देखो क्या आया, 12 ग्राम, 12 ग्राम आपने क्या लिया, कार्बन। आपको पता है क्या 12 ग्राम कार्बन, एक्चुअली ये एटॉमिक मास होता है किसका, कार्बन का, ये एटॉमिक मास है कार्बन का। और एटॉमिक मास ऑफ कार्बन में कितने एटम निकल के आए, यही तो निकल के आए 6 इंटू 10⁻23 एटम। समझ रहे हो, 12 ग्राम क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक मास नहीं होता, बराबर। सिमिलरली यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमने क्या लिया था, 24 ग्राम मैग्नीशियम लिया था। बेटा आपको पता है ये 24 ग्राम जो है ना, ये मैग्नीशियम का एटॉमिक मास है, एक्चुअली एटॉमिक मास है ये किसका, मैग्नीशियम का। और इसमें भी एटम कितने निकल के आए, 6 इंटू 10⁻23 ग्राम, यही निकल के आए, सॉरी एटम, 6 इंटू 10⁻23 एटम। और आपको पता है ये जो लिया था हमने थर्ड एग्जाम्पल में 37.5 ग्राम क्या लिया था, HCl। आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये HCl का क्या है, मॉलिक्यूलर मास है। और इसमें भी एटम कितने निकल के आए, 6 इंटू 10⁻23, सॉरी एटम बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल निकल के आए। मतलब इसका मतलब क्या निकलता है, जरा ध्यान देके इसको समझना। चाहे एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, उसमें हमेशा एटम कितने रहते हैं, फिक्स है, 6 इंटू 10⁻23। समझा, समझ में आया। चाहे आप एटम ले लो चाहे आप मॉलिक्यूल ले लो, उसमें एटम कितने हैं ये फिक्स रहेंगे, कितने, 6 इंटू 10⁻23। अब ध्यान देना, मैं इसको लिखने जा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में लिख रहा हूं, मैं इसी कंक्लूजन को लिख रहा हूं, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी कि एटॉमिक मास या फिर मोलर मास में हमेशा एटम कितने होते हैं, 6 इंटू 10⁻23 एटम होंगे या फिर मॉलिक्यूल होंगे। अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू, क्या कह रहा हूं मैं, अगर आप एग्जैक्ट सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये नंबर थोड़ा सा आपको चेंज होते हुए दिखेगा। ये नंबर जो रहता है ना, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो होता है वो होता है बेटा कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। ये इसकी एक्यूरेट वैल्यू है। हमने निकाला रफली कितना, 6 इंटू 10⁻23। इसकी एक्यूरेट वैल्यू कितनी आती है, 6.022 इंटू 10⁻23। मतलब एटॉमिक मास और मोलर मास में कितने एटम्स या मॉलिक्यूल होंगे, हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स या मॉलिक्यूल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है इतना। हाँ, अभी भी मोल नहीं आया। मोल क्या है फिर, सुनो अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, सुनना बेटा। एक डजन में कितनी क्वांटिटी आती है, 12 क्वांटिटी। ये तो सबको पता है, एक डजन में कितनी क्वांटिटी आती है, 12 क्वांटिटी। तो मैं ये कहने जा रहा हूं, अब ध्यान दो मैं क्या बोलने जा रहा हूं बेटा। 12 क्वांटिटी का मतलब ही एक डजन नहीं माना, 12 क्वांटिटी का मतलब ही इन्होंने क्या माना है, एक डजन। बेटा 12 क्वांटिटी को एक डजन बोल दिया गया। वैसे ही ये 6.022 इंटू 10⁻23 ये जो नंबर है इसको एक मोल बोल दिया गया। जैसे 12 क्वांटिटी को एक डजन बोलते हैं हम कन्वीनियंस के लिए, वैसे ही कन्वीनियंस के लिए ये 6.022 इंटू 10⁻23 इस नंबर को 1 मोल बोल दिया गया।
समझा वन मोल क्या है? तो वन मोल का मतलब क्या निकला बेटा? देखो वन मोल का मतलब निकला 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या हो सकते हैं? ये बेटा एटम भी हो सकते हैं, ये मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, ये तो दो एग्जांपल हमने देखे भी थे, ये आयंस भी हो सकते हैं। बेटा अगर वन मोल बोल दिया गया तो इतनी क्वांटिटी रहेगी हमेशा। और ये किसके बराबर था? ये इन्हीं के एटॉमिक मास और मोलर मास के बराबर नहीं था। तो इसी का मतलब ये क्या होता है? इसी का मतलब होता है एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। तो ये देखो वन मोल का मीनिंग निकल के आया यहाँ पे। वन मोल का क्या निकल के आया? मीनिंग निकल के आया। ठीक है, अब ध्यान देना, ये जो नंबर है स्पेशल नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ये जो नंबर है बेटा इसको एवागैड्रोस नंबर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एवागैड्रोस नंबर। एवागैड्रोस नंबर भी बोला जाता है। एवागैड्रोस एक इटालियन साइंटिस्ट है, उनके ऑनर्ड में, उनके नाम के ऑनर्ड में ये नंबर दे दिया गया। ठीक है, एवागैड्रोस नंबर भी इसको बोला जाता है। इसको सिंबॉलिकली Na से या फिर L से डिनोट किया जाता है। Na या फिर L से डिनोट किया जाता है। समझ में आया इतना? हाँ, तो ये हमने क्या देखा, मोल का मतलब क्या होता है, एक मोल का मतलब क्या होता है। अगर मैं अभी बोलूं, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 1 मोल सोडियम है तो बेटा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 सोडियम के क्या होंगे? एटम होंगे। एक मोल का मतलब इतना होता है। अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल H2O है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 H2O के क्या होंगे? मॉलिक्यूल होंगे। ये इसका मतलब है। क्लियर बात है? क्लियर हुआ मोल का मतलब क्या है? ठीक, अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मोल के 3 टाइप, मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, मोल इन टर्म्स ऑफ मास और मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। पहले उसके बनाएंगे फॉर्मूले और फिर हम करेंगे उसके कुछ न्यूमेरिकल्स। तो आप पढ़ेंगे मोल के टाइप। उससे पहले ये याद रख लेना एक मोल का मीनिंग क्या होता है। एक मोल मतलब इतनी क्वांटिटी या फिर वही उसके एटॉमिक मास या मोलर मास के बराबर होता है। ठीक है, तो अब चालू कर देते मोल के टाइप। चलो, तो सबसे पहला टाइप हम क्या पढ़ने वाले हैं, जरा ध्यान देना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। बेटा क्वांटिटी के टर्म्स में हम मोल को पढ़ेंगे, क्वांटिटी के टर्म्स में। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ध्यान देना। आपको पता है 1 डजन का मतलब क्या होता है? अब तो पता चल ही गया होगा। 1 डजन का मतलब होता है 12 क्वांटिटी, 12 क्वांटिटी। ठीक है, अब जरा सुनना, मैंने आपको बोला कि मैं मार्केट में गया और मैंने कुछ 36 ऑरेंजेस लाए। 36 ऑरेंजेस लाए। क्या? मार्केट में जाके मैंने 36 ऑरेंजेस लाए। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि 36 ऑरेंजेस मतलब कितना डजन? बता पाओगे ना बेटा? 36 ऑरेंजेस का मतलब 3 डजन नहीं होता क्या? कितना डजन होगा? 3 डजन। अच्छा, सवाल यह है कि ये निकला कैसे 3 डजन? ध्यान देना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई? मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई? देखो मैं लिख रहा हूं, मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई? मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई बेटा? 36। और आंसर हमारा कितना आया 36 का? 3 डजन। तो ये 3 कैसे आया बेटा? देखो 1 डजन का स्टैंडर्ड कैसा होता है? 1 डजन का स्टैंडर्ड कितना है? 12। तो आपने क्या किया? डजन के स्टैंडर्ड से इसको डिवाइड किया। डजन के स्टैंडर्ड से, डजन का स्टैंडर्ड कितना था? 12। तो डजन के स्टैंडर्ड से डिवाइड किया, तब जाके आपका आंसर क्या मिला? 3 डजन। समझा? अरे डजन के स्टैंडर्ड से डिवाइड किया क्वांटिटी को, तो डजन में आंसर आया ना, इसमें आंसर आया डजन में। अब ध्यान देना, वैसे ही मोल का क्वांटिटी का स्टैंडर्ड होता है, ये डजन का क्वांटिटी का स्टैंडर्ड है। मोल का क्वांटिटी का स्टैंडर्ड क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा, 1 मोल में कितनी क्वांटिटी होती है बेटा? 6.022 इंटू 10⁻, कितना होता है? 23। एक सेकंड, चाहे वो एटम हो, यहाँ पे एटम भी बोल सकते हैं आप, मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हो, या फिर आयंस भी रह सकते हैं। ठीक है, 1 डजन में इतनी क्वांटिटी होती है। अब इसका फॉर्मूला बनाना है। कैसे बनाएंगे? देखो मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी कैसे बनाएंगे? मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई, देखो यहाँ पे कैसे फॉर्मूला बना, यहाँ पे डजन कैसे निकला था? मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई डिवाइड बाय डजन का स्टैंडर्ड। वैसे ही यहाँ पे भी बनाना है। मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई, मतलब उसको हम बोलेंगे गिवन क्वांटिटी। क्या बोल देंगे? गिवन क्वांटिटी। मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई डिवाइड बाय डजन निकालना था, तो डजन के स्टैंडर्ड से डिवाइड किया। अब अगर आपको मोल निकालना है तो मोल के स्टैंडर्ड से डिवाइड करना पड़ेगा। मोल का स्टैंडर्ड कितना है? ये देखो 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई डिवाइड बाय डजन का स्टैंडर्ड किया, तो आंसर डजन में आया। मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई डिवाइड बाय मोल के स्टैंडर्ड से डिवाइड अगर करोगे तो क्या आएगा? मोल आएगा। समझा फॉर्मूला कैसे बना? अब इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। देखो मोल को नॉर्मली डिनोट करते हैं किससे? एन से।
स्मॉल n से, ठीक है। गिवन क्वांटिटी को हम Q से डिनोट करेंगे। और ये क्या होता है, ये तो अभी अभी बताया ना मैंने, ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, एवोगैड्रोस नंबर। तो इसको हम एवोगैड्रोस नंबर मतलब Na से डिनोट कर देंगे। तो ये आया मोल का आपका एक फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, समझा। अब चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं और फिर आपको बताता हूं कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। पहले मैं लिख लूं एग्जांपल, एक एग्जांपल लिख लेता हूं। लेट अस सपोज क्वेश्चन मैंने लिखा कि क्या लिखते हैं, 12.044 इंटू 10⁻23 सोडियम एटम इज टेकन एज सैंपल। इतने सोडियम के एटम सैंपल के तौर पे लिए बोलते हैं, ठीक है। और निकालना क्या है, देन बोल दिया फाइंड इट्स मोल, इसके मोल निकालो बोलते हैं। अच्छा पहले समझना ये क्या गिवन है, ये क्वांटिटी गिवन है बेटा। क्या गिवन है, सोडियम एटम कितने हैं मतलब क्वांटिटी। अगर क्वांटिटी गिवन है तो मोल का क्वांटिटी का ही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन हमारे पास है क्वांटिटी, सोडियम एटम की क्वांटिटी, बोले इतनी सोडियम एटम की क्वांटिटी है, इतने सोडियम एटम है। अब इसके इतने अगर सोडियम एटम है तो इसमें कितने मोल है, ये कितने मोल है ये आपको निकालना है। क्वांटिटी दी है, मोल निकालना है, तो क्वांटिटी का मोल का फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, गिवन क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। डालो तो वैल्यू जरा, गिवन क्वांटिटी कितनी है 12.044 इंटू 10⁻23 बराबर, और एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब काटो इसको, ये देखो 10⁻23 से 10⁻23 कट गया, ये 1 जा और ये 2 जा। तो आप खुद से दिमाग लगाओ, मोल कितना निकल के आया, n इज इक्वल टू कितना निकल के आया 2 मोल। आप दिमाग भी तो लगा सकते हो बेटा, एक मोल में इतनी क्वांटिटी होती है तो इसका डबल ही तो नंबर है ये, तो ये मतलब कितना हो जाएगा फिर 2 मोल हो जाएगा। देखो तो इसको समझा क्या, समझा ये। अच्छा तो ये हो गया मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी पहला टाइप और उसका फॉर्मूला। अब पढ़ेंगे हम मोल इन टर्म्स ऑफ मास। चलो नेक्स्ट टाइप अब हम पढ़ेंगे मोल इन टर्म्स ऑफ मास, या फिर आप वेट भी बोल सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, केमिस्ट्री में चल जाएगा। हाँ मोल इन टर्म्स ऑफ मास या फिर वेट। अब इसको समझो जरा, इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। आपको पता है क्या, 1 kg का स्टैंडर्ड होता है 1000 ग्राम। 1 kg का मतलब क्या होता है 1000 ग्राम। अब सुनो, अगर मैंने बोला आपसे कि मैं मार्केट में गया और मैंने 5000 ग्राम शुगर लेके आया, मैं शक्कर लेके आया 5000 ग्राम, तो आप बता पाओगे ये कितना केजी है। बिल्कुल सिंपल है, 1 kg का मतलब 1000 ग्राम है, तो 5000 ग्राम में कितना शुगर आएगा, तो ऑब्वियसली आप बता दोगे कितना शुगर आएगा 5 kg। देखो इंटरेस्टिंग क्या है, ये निकला कैसे 5 kg, कैसे निकला, देखो मार्केट से कितना शुगर लाया 5000 ग्राम, ठीक है, और इसका आंसर हमने निकाला क्या 5 kg। 5000 ग्राम का मतलब क्या आया 5 kg। कैसे आया, आपने क्या किया ना, केजी का जो स्टैंडर्ड था, 1 kg का स्टैंडर्ड कितना था बेटा 1000 ग्राम, आपने एक्चुअली केजी के स्टैंडर्ड से इसको डिवाइड किया। ये देखो केजी के स्टैंडर्ड से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आया केजी आया। समझा क्या हुआ, ठीक है। 5000 ग्राम मार्केट से लाया था, मतलब कितना केजी ये पता करना था ना, तो केजी के स्टैंडर्ड से डिवाइड किया तो आंसर किस में आया केजी में। वैसे ही मोल का मास का भी स्टैंडर्ड होता है। तो देखो 1 मोल हमने ये पढ़ा भी तो है, 1 मोल किसके बराबर होता है, एक तो एटॉमिक मास या फिर किसके बराबर होता है बेटा मोलर मास के बराबर होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा ये देखो, तो ये देखो हाँ ये देखो, 1 मोल का मतलब इतनी क्वांटिटी, और इतनी क्वांटिटी किसके बराबर होती है एटॉमिक मास या मोलर मास के बराबर होती है, ठीक है, वही तो हमने पढ़ा था। तो 1 मोल का मास का स्टैंडर्ड क्या होता है, एक तो एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, सुनो फॉर्मूला कैसे बनेगा मोल का, मार्केट से कितना लाया, जैसे 5000 ग्राम लाया था बराबर है, डिवाइड बाय क्या किया केजी का स्टैंडर्ड से डिवाइड किया तो आंसर केजी में आया। तो मार्केट से कितना लाया उसको बोलेंगे हम गिवन मास, कितना मास मार्केट से लाया, ठीक है। डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, अगर आपको मोल निकालना है तो मोल के स्टैंडर्ड से डिवाइड करना पड़ेगा। मोल का स्टैंडर्ड क्या होता है, एक तो एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। तो
तो मार्केट से कितना लाया डिवाइड बाय मोल का मास का स्टैंडर्ड से आपने अगर डिवाइड कर दिया तो मोल के स्टैंडर्ड से डिवाइड किया तो आपका आंसर किस में मिलेगा, मोल में। केजी के स्टैंडर्ड से डिवाइड किया तो आंसर किस में मिला था, केजी में। मोल के स्टैंडर्ड से डिवाइड किया तो आंसर किस में मिलेगा, मोल में। अगर सिंबॉलिकली लिखना है तो मोल का सिंबल तो एन होता है, गिवन मास को आप स्मॉल एम से डिनोट कर दो, ठीक है, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। तो ये बन गया आपका क्या, फॉर्मूला, ठीक है। अब सीखेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है एग्जाम्पल से। तो चलो एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूं, लेट सपोज मैंने बोल दिया यहाँ पे 24 ग्राम ऑफ कार्बन इज टेकन एज अ सैंपल। 24 ग्राम कार्बन लिया है एज अ सैंपल और बोल दिया गया देन फाइंड इट्स मोल, उसके मोल ढूंढो। देखो मोल के अब तक दो फॉर्मूले आ चुके हैं, एक है क्वांटिटी का, एक है मास का। अगर क्वांटिटी गिवन है, देखो यहाँ पे क्वांटिटी गिवन थी तो क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाया। ये क्या गिवन है बेटा, ग्राम, ग्राम में क्या होता है मास, तो आपको मास का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये है मास का फॉर्मूला। देखो तो पहले मार्केट से कितनी क्वांटिटी लाई या फिर सॉरी मार्केट से कितना ग्राम कार्बन लाया या फिर यहाँ पे कार्बन का कितना मास गिवन है, कार्बन का मास कितना गिवन है बेटा, यहाँ पे 24 ग्राम बराबर है। और क्या निकालना है आपको, मोल निकालना है। तो बेटा मास गिवन है, मोल निकालना है, तो आपको मोल का मास वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। मोल का मास वाला फॉर्मूला क्या है, मोल का मास वाला फॉर्मूला है मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास। अब देखो ये कार्बन क्या होता है, कार्बन होता है एक एटम, तो एटम के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, एटॉमिक मास। मतलब ये फॉर्मूला सिंपली क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला ऐसा बन जाएगा मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास रहेगा, एटम है तो एटॉमिक मास रहेगा। अब डाल दो वैल्यू, मास कितना है इसका, देखो इसका मास है 24 और एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का, बेटा एटॉमिक मास कार्बन का फिक्स है 12 ग्राम पर मोल। ये तो फिक्स होता है ना, नहीं पता तो जाना बेसिक ऑफ केमिस्ट्री किया जो प्लेलिस्ट है उसमें जाना, 3rd नंबर का लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि एटॉमिक मास और मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो बेटा कार्बन का एटॉमिक मास फिक्स होता है, कितना होता है 12, एटॉमिक मास ये किसका है, कार्बन का, उसकी वैल्यू फिक्स होती है 12। अब 24 डिवाइड बाय 12 कर दोगे तो कितना आएगा, 2 मोल। तो ये निकल के आया आंसर आपका 2 मोल। मास गिवन था तो मोल का मास का फॉर्मूला लगाया और मोल निकाल लिया। एक और एग्जाम्पल देखो इसमें, एक और एग्जाम्पल लेट अस सपोज हमें बोल दिया गया कि यहाँ पे क्या ले ले, 112 ग्राम ऑफ CaO, ध्यान देना 112 ग्राम ऑफ CaO इज टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट, इज टेकन फॉर एक्सपेरिमेंट, देन फाइंड इट्स मोल, फाइंड इट्स मोल। वही सवाल है, आपको मास गिवन है और मोल निकालना है। तो ये तो गिवन मास है ना, ये तो गिवन मास है, ये m की वैल्यू है 112 ग्राम, ये m की वैल्यू है 112 ग्राम। अगर मास गिवन है तो आपको मास का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्वांटिटी गिवन है तो क्वांटिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ग्राम मतलब क्या है, ये मास है, मास है दिया हुआ है और आपको मोल निकालना है, ठीक है। तो मोल का हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास बराबर। अब देखो यहाँ पे किसकी बात चल रही है, CaO की। बेटा CaO क्या है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल, 2 या 2 से ज्यादा एटम से बना हुआ जो रहता है उसको मॉलिक्यूल बोलते हैं। यहाँ पे कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 एटम है, मतलब ये मॉलिक्यूल है। मतलब इस फॉर्मूले को आप अगर सिंपली लिखना चाहो तो करेक्ट हो जाएगा, मास डिवाइड बाय क्या करेंगे हम, मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल के बारे में सवाल है, ठीक है। तो मास तो हमें गिवन है, देखो डालो तो वैल्यू जरा इसमें, मास की वैल्यू, मोल निकाल रहे हैं, मास की वैल्यू कितनी गिवन है 112। अब मॉलिक्यूलर मास हमें इसका निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना है, देखो कैल्शियम का मास होता है बेटा 40, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है कितना 16, तो 40 प्लस 16 कितना हो जाएगा 56। तो ये 56 क्या हो गया, इसका मोलर मास। तो मोलर मास है 56। अब इसको सॉल्व करो, ये 1 जा ये 2 जा, तो मोल कितने निकल के आए, 2 मोल निकल के आए, ठीक है। आपको समझ में आया इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करना है, फाइन। हाँ तो ये हो गया सेकंड टाइप किसका, मोल का। अब हम पढ़ेंगे मोल का 3rd टाइप। चलो तो 3rd टाइप पढ़ते हैं। 3rd टाइप है मोल इन टर्म्स ऑफ, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। इसको भी एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखो आपको पता है 1 लीटर का स्टैंडर्ड होता है 1000 ml,
1 लीटर का स्टैंडर्ड क्या होता है 1000 ml। अगर मैं आपसे बोलूं अभी कि मैं मार्केट में गया भाई और 4000 ml ऑयल लेके आया, तो आप बता पाओगे कितना लीटर? बिल्कुल सिंपल है, 1 लीटर का मतलब 1000 होता है, तो 4000 ml का मतलब कितना हो जाएगा 4 लीटर। इंटरेस्टिंग क्या है ना, ये 4 लीटर आंसर कैसे आया? देखो 4 लीटर आंसर कैसे आया, मार्केट से कितना तेल लाया 4000 ml, और इसका आंसर कितना आया 4 लीटर। बेटा इसका आंसर 4 लीटर कब आया, कैसे आया? जब आपने लीटर के स्टैंडर्ड को इससे डिवाइड किया। लीटर का स्टैंडर्ड क्या था 1000 ml, तो लीटर के स्टैंडर्ड से डिवाइड किया तो आंसर किस में मिला लीटर में। वैसे ही मोल का वॉल्यूम का भी एक स्टैंडर्ड होता है बेटा, 1 मोल का मतलब होता है कितना 22.4 लीटर। 1 मोल का मतलब होता है 22.4 लीटर, लेकिन ये कंडीशनल होता है। कंडीशनल मतलब ये होता है एट एसटीपी। एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, मतलब आपका जब टेम्परेचर कितना हो 298 केल्विन हो और जब प्रेशर आपका कितना हो 1 atm हो, उस वक्त ये वैल्यू काम करेगी। मतलब ये अगर वैल्यू आपको इस्तेमाल करनी है मोल की, तो बेटा वहां पे एसटीपी या फिर एनटीपी लिखा हुआ रहना चाहिए, तो ही आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मोल का स्टैंडर्ड है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमें तो फॉर्मूला बनाना है बेटा। तो मोल देखो मार्केट से कितना वॉल्यूम लाया, मार्केट से कितना वॉल्यूम लाया मतलब गिवन वॉल्यूम, ठीक है, गिवन वॉल्यूम। देखो जैसे मार्केट से कितना ऑयल लाया 4000 बराबर, और उसको किससे डिवाइड किया था लीटर के स्टैंडर्ड से डिवाइड किया, तो आंसर लीटर में आया। अगर मैं इसको अभी मोल के स्टैंडर्ड से डिवाइड करूं तो आंसर किस में आएगा मोल में, और मोल का वॉल्यूम का स्टैंडर्ड कितना है बेटा 22.4 लीटर। तो मैंने मोल के वॉल्यूम से डिवाइड किया तो आंसर किस में मिलेगा मेरे को मोल में। अगर मैं सिंबॉलिकली इसमें लिखना चाहूँ तो मोल का सिंबल होता है स्मॉल m, वॉल्यूम का सिंबल होता है स्मॉल v, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 22.4 लीटर। तो ये सिंबॉलिकली बन गया आपका मोल का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ क्या वॉल्यूम। अब समझेंगे इसका इस्तेमाल कैसे करना है एक एग्जांपल से, चलो समझते हैं। एग्जांपल कुछ ऐसा है, यहाँ पे लिख दिया गया कि 44.8 लीटर ऑफ CO2 गैस इज रिलीज इन कंबशन प्रोसेस में 44.8 लीटर CO2 गैस रिलीज हुई बोलते हैं, और बोल दिया गया फिर देन फाइंड इट्स मोल। आपको मोल निकालना है। देखो अब ध्यान देना, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी गिवन है तो मोल का क्वांटिटी का फॉर्मूला लगेगा। अगर आपको क्वेश्चन में मास गिवन है, ये देखो मास गिवन है, कैसे पता चलेगा ग्राम से यूनिट से, तो आप मोल का मास का फॉर्मूला लगाओगे। अगर आपको क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है कैसे पता चलेगा यूनिट से लीटर, ठीक है, तो आप मोल का वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो यहाँ पे गिवन क्या है यहाँ पे वॉल्यूम कितना है बेटा, वॉल्यूम है 44.8 लीटर, और निकालना क्या है मोल। तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम गिवन है, मोल निकालना है, तो वॉल्यूम का मोल वाला फॉर्मूला लगा लो। मोल इज इक्वल टू क्या होता है V डिवाइड बाय 22.4 लीटर बराबर। तो V की वैल्यू डाल दो, कितनी है यहाँ पे 44.8 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 22.4, तो लीटर से लीटर कटा, और ये 1 जा और ये कितने जा हो जाएगा 2 जा, तो मोल इज इक्वल टू कितना आया 2 मोल। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो हमारे पास आ गए मोल के 3 फॉर्मूले। अब मैं एक ऐसा क्वेश्चन लूंगा जिसमें तीनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल एक साथ होगा, ठीक है। तो जरूर एक और क्वेश्चन देखो, एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों फॉर्मूले का इस्तेमाल एक साथ होगा। पहले मैं तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहला क्या आया मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इसका फॉर्मूला क्या था Q डिवाइड बाय Na। ये किसका फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। मोल का दूसरा फॉर्मूला क्या आया था मोल इन टर्म्स ऑफ मास, क्या था गिवन मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ये मास के टर्म में फॉर्मूला था। और मोल का तीसरा फॉर्मूला क्या आया था गिवन वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, ये फॉर्मूला था इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन जिसमें तीनों फॉर्मूले एक साथ लगे, ओके, देखो क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पे अगर आपको बोल दिया गया कि हमारे पास है कुछ 32 ग्राम, या फिर ऐसा कर लेते हैं 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन
गैस इज रिलीज ड्यूरिंग रिएक्शन, किसी रिएक्शन में 22.4 लीटर गैस रिलीज हुई है, बोलते ऑक्सीजन गैस रिलीज हुई है। तो आपको निकालना क्या है, आपको बोला गया देन फाइंड नंबर 1 मोल, आपको मोल निकालने को बोला गया, इतनी गैस रिलीज हुई तो वो कितना मोल है ये निकालना है। आपको दूसरे केस में निकालने को बोला गया कि इसमें कितनी क्वांटिटी होंगी, आपको मोल निकालना है और क्या निकालना है, क्वांटिटी निकालना है। और आपको बोला गया मोल हो गया, क्वांटिटी हो गया, और क्या लगेगा, और आपको बोल दिया गया कि इसका मास कितना है ये भी निकालो, मास कितना है ये भी निकालो। 3 चीजें निकालनी है, मोल निकालना है, क्वांटिटी निकालनी है और मास निकालना है। ओके, तो पहले सोचो गिवन क्या है, ये देखो ये गिवन क्या है बेटा, खुद से दिमाग लगाओ। सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिवन देखो, गिवन क्या है, गिवन है 22.4 लीटर। लीटर में क्या होता है बेटा, वॉल्यूम, तो मतलब आपको वॉल्यूम गिवन है, क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है 22.4 लीटर। अब क्योंकि वॉल्यूम गिवन है तो खुद से दिमाग लगाओ, वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये है वॉल्यूम का फॉर्मूला। वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओ। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मोल इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4, मोल इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.4 लीटर, बराबर है। अब देखो वॉल्यूम हमें पता है, डाल दो, तो वॉल्यूम हमें पता है कितना है 22.4, और नीचे भी कितना है 22.4। बेटा 22.4 से 22.4 कटा तो मोल कितना निकल के आया, 1 मोल। तो पहले इसमें तो मोल ही निकालना था, पहले इसमें क्या निकालना था, मोल। वॉल्यूम गिवन था, मोल निकालना था, तो मोल का फॉर्मूला लगाया कौन सा वाला, वॉल्यूम वाला। अब देखो सेकंड इसमें क्या निकालना है, सेकंड इसमें आपको क्वांटिटी निकालनी है, बेटा। तो अगर क्वांटिटी निकालनी है तो क्वांटिटी वाला फॉर्मूला लगाओ, ये ठीक है, लगाओ। तो मोल का क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, मोल इज इक्वल टू होता है क्वांटिटी डिवाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, बराबर। अब वैल्यू डाल दो, देखो मोल की वैल्यू हमें पता है, मोल कितना है 1, डाल दी वैल्यू। क्वांटिटी आपको निकालनी है और एवोगैड्रोस नंबर हमें पता होता है कितना, 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो आपके पास क्वांटिटी कितनी निकल के आएगी बेटा, 6.022 इंटू 10⁻23, क्या, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, एक मॉलिक्यूल है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको मास निकालना है। ओके, मास निकालना है, थोड़ी जगह बना लेता हूं मैं। अब आपको मास निकालना है, तीसरी चीज निकालनी है आपको मास। ओके, थर्ड चीज आपको निकालनी है मास। तो बेटा अगर मास निकालना है तो मोल का मास वाला फॉर्मूला लगाओ, मोल का मास वाला फॉर्मूला, मास निकालना है तो मास वाला फॉर्मूला। तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास या फिर मोलर मास, ठीक है। अच्छा, आपको मास तो निकालना है, मोल हमें पता है पहले से, मोल निकाले हुए कितना है, 1 मोल, तो मोल की जगह पे डाल दिया 1, ठीक है। मास आपको निकालना है। अब इसका क्या करें, देखो O2 क्या है बेटा, O2 एक मॉलिक्यूल है, O2 क्या है, एक मॉलिक्यूल, तो इसका रहेगा मॉलिक्यूलर मास। O2 का मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है बेटा, 32 ग्राम, फिक्स है, ये कितना होता है 32 ग्राम। तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये तो मास है जो हमें निकालना है, और डिवाइड बाय क्या लेना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2। अब डाल दो वैल्यू 1, मास आपको निकालना है और मॉलिक्यूलर मास कितना है O2 का 32 ग्राम, बराबर। तो ये डिवाइड है, इधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो आपका मास निकल के कितना आएगा बेटा, 32 ग्राम। देखो समझ में आया, ठीक। हाँ, तो ये हो गया बेटा मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। सबसे पहले हमने समझा मोल क्या होता है, उसकी जरूरत क्यों पड़ी, और फिर हमने मोल के 3 टाइप भी देखे, उसके फॉर्मूले बनाए और कुछ प्रैक्टिस के लिए एग्जांपल्स भी किए। तो आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।